रात के इस पहर सुनसान थी। कैद खाने की 3 सलाखों से चांदनी अंदर पिघल कर गिर रही थी। कैदी एक जानिब बराजमान था। जंजीरों में जकड़े उसके हाथ 2 जानों रखे थे। खामोशी की एक गहरी तह पूरे कैद खाने को घेरे हुए थी। एक जानिब उसका बिस्तर था। दीवार पर एक छोटा सा चौकोर आईना टंगा था। उस आईने के नीचे एक बेसिन लगा था। आईने में चांदनी से मुनखिस उसका अक्स पड़ रहा था। साइड प्रोफाइल से बस यही नजर आता था कि वो मजबूत जबड़ों वाला बेहद खामोश मर्द था। यकायक सलाखों के पार किसी की मौजूदगी महसूस करके उसने बस अब्रू उठाकर देखा। मैं हूं अयमन। जानी पहचानी आवाज सुनकर उसने उठा हुआ अब्रू झुका लिया। सलाखों के पार मौजूद मर्द रोशनी में नुमूदार हुआ। उसने ड्रेस शर्ट पहनी हुई थी, हाथ में कोट था। जाजिब ए नजर, माथे पर गिरते गहरे सुनहरे बालों और झीन स्याह आंखों वाला अयमन खयाम उसके सामने मौजूद था। उसके हुलिये से ही पता चल रहा था कि वो उसका वकील है। साथ खड़े अहलकार से अब वो उसका लॉकअप खोलने को कह रहा था। कैसे हो अरब? वो अंदर बढ़ाया, फिर उसके मुकाबिल रखे बिस्तर पर बैठ गया। हाथ में थामी फाइल एक जानिब रखी। उसे देखा। अहलकार अब झुककर उसकी हथकड़ियां खोल रहा था। सामने बैठे अरब ने सवालिया नजर से अयमन को देखा। हथकड़ियां खोलना गैर मामूली बात थी, वो भी सेल के अंदर। मैंने कहा है इसे मीटिंग रूम के बजाय आज हम यहीं बात करेंगे, यहाँ ज्यादा सेफ है, उसने कहा। तो अरब ने बेतसुर हथकड़ियां खुलने के बाद सेल का दरवाज़ा अपने पीछे बंद करते अहलकार को देखा। जाने से पहले वो लम्हा भर रुका। 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं, उसने जैसे अयमान को याद दिलाने के लिए कहा। फिर अरब पर एक खामोश लेकिन एहतियाती नजर डालकर आगे बढ़ गया। पेन टुकड़ी बदनुमा तंग दीवारों वाले सेल में वो दोनों तन्हा रह गए। मुझे इत्तला मिली है कि कोई प्रोसिक्यूटर रईस तुमसे मिलने आया था, उसने आराम से पूछा। अरब ने आहिस्ता से सर इस बात में हिलाया। क्या कह रहा था? डॉक्यूमेंटेशन, उसने एक लफ्ज कहा। उसकी भारी ठहरी हुई आवाज उभरी। अयमन ने गहरी सांस ली। मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई जब इत्तला मिली कि कोई तुमसे जेल में मिलने आया है। मुझे पता है तुम मेरे सामने इतनी मुश्किल से मुंह खोलते हो। उसे तो देखना भी गवारा नहीं किया होगा, आखिर में हंसकर कहा। लेकिन अरब की तरफ की फजा में कोई हंसी नहीं उभरी। अब मैं उन्हें क्या ही बताता कि अपने बचपन के दोस्त के सामने मुंह खोलते अरब ख्वाइलिद की जान जाती है, तो वो किसी और के सामने, और वो भी किसी वकील के सामने। अपने वकील के बिना कैसे कुछ बोल सकता है? कैदी ने उसे यूं ही बेतसुर देखा। बस यही बात करने आए थे? सरकार, बातें बहुत हैं, लेकिन आप अपने लब्बे मुबारक को जुम्बिश देंगे तो और बात हो सकती है। ट्रायल के मुताल्लिक कोई बात है? उसने पूछा। दाईं जानिब से पड़ती रोशनी में उसका आधा हिस्सा साफ था, बाकी आधा अंधेरे में डूबा हुआ। दाईं जानिब अब्रू के पास लगा कट रोशनी में साफ दिख रहा था। हथकड़ी से आजाद नसों के जाल में जकड़े फौलादी हाथ अब भी 2 जानों रखे थे। नहीं, ट्रायल के मुतालिक कोई बात नहीं है, उसने सर नफी में हिलाया, फिर सीधा हो बैठा। हल्का सा झुककर दोनों कोहनियां घुटनों पर रखीं। आंखें उठाकर गौर से उसका चेहरा देखा। अरब, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? कुछ ऐसा जिसका मुझे तुम्हारा वकील होने के नाते पहले से इल्म होना चाहिए, उसने बेहद खामोश अंदाज में पूछा। अंदर तक उतरती एक गहरी नजर उसने कैदी पर डाली। तुम्हारे ट्रायल में बस कुछ दिन रह गए हैं अरब। कुछ ऐसा मत करना कि ट्रायल खतरे में पड़ जाए और तुम्हारी रिहाई, जो इतनी समाअतों के बाद मुमकिन सूरत तक पहुंची है, धूल की नजर हो जाए। उसके अंदाज में अब नरमी के साथ एक नसीहत भी थी। जाने क्यों उसे कुछ खटक रहा था। तुम अब तक बेहतरीन रिकॉर्ड वाले कैदी रहे हो। अदालत क्लीन मुल्जिमों को सुनती है और फैसले लेती है। कैद में रहते पूरे अरसे में
तुमने इस मिसाल को बहुत अच्छे से कायम रखा है, बस कुछ दिन और। उसके लहजे में जाने क्यों एक छोटी सी इल्तिजा थी। सब्ज आंखें साकित रहीं, हाथ वैसे ही रखे रहे। वो मूव नहीं करता था, हिले बिना एक ही जगह कई घंटे बैठा रहता था। आयमन पीछे हो बैठा था। झंग आलूदा पंखा घुटन भरे जिंदान में अजीब सी गड़गड़ाहट के साथ घूम रहा था। जर्मन्स को मुझे ढूंढने में कितना वक्त लगेगा? कुछ पल बाद उसकी आवाज उभरी तो आयमन ने चौंक कर उसे देखा, फिर आंखें छोटी करके सीधा हो बैठा। हाइपोथेटिकली पूछ रहे हो या प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली। कुछ कम का अरसा। अगर जरूरी इकदामात नहीं लिए गए तो शायद वो तुम्हें इससे पहले ही मार देंगे। क्यों पूछ रहे हो? इस जेल से निकलना उतना मुश्किल नहीं है जितना यहां आना मुश्किल था। क्या मतलब? उसका माथा ठनका। शिकारी आंखें उसे गौर से देख रही थीं। जिस अनऑर्गेनाइज्ड माफिया ग्रुप के खिलाफ मैंने बगावत जैसा कबीह जुर्म किया था, उसका क्राइम लॉर्ड कल रात मर चुका है। आयमन की आंखों के सामने भक से कुछ उड़ गया। वो पूरी तरह जमे हुए आसाब के साथ उसे देख रहा था। अरब ने चेहरा फेर कर सेल की सलाखों की तरफ देखा। राहदारी सुनसान थी। फिर वो उठ खड़ा हुआ। कदावर सा वजूद और फौलादी जिस्म। उसे किसी इंसान को मारने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं थी। अनऑर्गेनाइज्ड माफिया ग्रुप्स की एक खास बात होती है, ये अपने क्राइम लॉर्ड यानी बॉस से बेगज उनसियत रखते हैं। दूसरे सरगना के आने और कब्जा संभालने तक बहुत वक्त लगता है। आयमन, मैं इस कैद खाने में बस उसी दरमियानी अरसे का इंतजार कर रहा था, उनके माफिया क्लैन के कमजोर होने का इंतजार। और कल रात वो ठहरा। लम्हा भर को वार्डन वापस आ चुका था। मेरा इंतजार तमाम हुआ। आयमन अगले ही पल उठ खड़ा हुआ। लम्हा भर के लिए पूरा जेल खाना उसके सर पर घूम गया था। उसने अरब को अपनी तरफ घुमाया। अहलकार अब स्टिक से सलाखें बजाकर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहा था। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे अरब, वो उस पर करीब करीब कर रहा था। अरब ने गहरी सांस ली, जैसे फैसला कर चुका हो। ट्रायल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसने जैसे उसे यकीन दिलाया। लेकिन आयमन सर नफी में हिलाता उसे किसी भी इंतहाई कदम से बाज रहने की तंबीह कर रहा था। मैंने बहुत मेहनत से तुम्हारा केस इस फाइनल समाअत तक खींचा है अरब। तुम अपनी साख को बिल्कुल भी मुतासिर नहीं करोगे। तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे। वेलियोथा उसकी आंखों में झांक कर कहा। लेकिन हंटर आइज में कोई तासुर नहीं उभरा। शायद वो फैसला ले चुका था, शायद बहुत अरसे पहले ही। वार्डन अब बाकायदा सेल के अंदर से आयमन को घसीट कर बाहर ले जाने की जद्दोजहद कर रहा था। उसे बदकिस्मत बाहर की तरफ धकेला, लॉकअप अंदर से बंद किया और फिर झुककर अरब को हथकड़ी लगाने लगा। अरब ने उस अहलकार को गौर से देखा। उसकी आंखें झुकी थीं और हथकड़ी लगाते हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी। यहाँ के वार्डन, जेलर, वॉचमैन, डॉक्टर्स, कैदी, यहाँ तक कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जैसे अफसर भी उससे एतराज बरतते थे। आयमन अब तक सलाखें सख्ती से पकड़े उसे कुछ कह रहा था। आवाज धीमी लेकिन खौफजदा थी। अरब प्लीज कुछ मत करना ऐसा वैसा, ट्रायल की तैयारी करो, हम ये केस जीत रहे हैं। इतना कहा और फिर अपनी जगह पर जा बैठा। दीवार से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। आयमन की गिरफ्त सलाखों पर ढीली पड़ गई। वो सर नफी में हिलाता, लगातार उसे किसी अनहोनी कौदम से रोकता रहा, लेकिन वो आंखें बंद किए बैठा रहा। पंखे की गड़गड़ाहट पूरे माहौल में अजीब सा इर्तियाश पैदा कर रही थी। आयमन जा चुका था। उसके जाते ही अरब ने अगले ही पल आंखें खोल दी, बिल्कुल खामोशी से। अब वो छत पर झूलते पंखे को देख रहा था। उस पहर दूसरी जानिब एक पुरतैश स्टडी में वर्किंग टेबल के मुकाबिल जरोली हाथ बांधे खड़ा था। उसने हाथ अपनी पुश्त पर बांध रखे थे। ये एक तरीका था आगे बैठे इंसान को ये जताने का कि वो उनका फरमाबरदार नहीं था। स्टडी में खामोशी के साथ एसी की खून की फैली थी। कदे आदम खिड़कियों पर भारी पर्दे गिरे हुए थे। मध्यम जर्द रोशनियों में
सामने बराजमान एक अधेड़ उम्र का इंसान बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी। आंखों के गिर्द मुस्कुराने पर लकीरें उभर आती थीं। सुर्खों सफ़ेद चेहरे पर दाढ़ी में कई बाल सफ़ेद थे और कनपटियों में बारीक सी चांदी झलक रही थी। सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस वो दोनों हाथ बांधे उसे देख रहे थे। वो लड़की कहाँ है? ज़रोली खान। उनकी आवाज़ की करख्तगी पर लम्हा भर को उनके पीछे हाथ अदब से आगे बांधे खड़े शेरजमान ने भी उसे देखा। ज़रोली ने एक एक निगाह उन दोनों पर डाली। उसी पहर पीछे स्टडी का भारी दरवाज़ा धकेल कर एक खातून हाथ में चाय का कप थामे अंदर आई। मैं नहीं लाया, ढिठाई से कहा। उसे अपने अमल पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। खैबर मुराद खान झूलती आरामदेह कुर्सी पर पीछे हो बैठे थे। फिर आंखें उठाकर उसे देखा। उसका ऊंचा सरापा उनके सामने सर से पांव तक नाफरमान औलाद की तरह खड़ा था। मेरा हुक्म था कि उस लड़की को शाम के अंधेरे से पहले इस डेरे की चारदीवारी के अंदर कर दिया जाए, लेकिन वो लड़की अब तक उस गांव में क्या कर रही है? ज़रोली खान खातून अब आगे बढ़ आई। फिर एहतियात से ट्रे में रखा चाय का कप टेबल की चमकती सतह पर रखा। एक परेशान निगाह सामने खड़े ज़रोली पर भी डाली, जो बिना तासुर सीधा चेहरा लिए खैबर मुराद खान की नस पर पैर दे रहा था। मैं नहीं लाया उसे। खैबर जान, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप उसे क्यों नहीं ला सके खान? जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो खैबर ने समझते हुए सर हिलाया और टेबल के दराज से झुककर एक छोटी सी पिस्तौल निकालकर टेबल पर रख दी। ज़रोली ने पिस्तौल देखकर लम्हे भर के लिए मुस्कुराया, फिर आंखें उठाकर उन्हें देखा। अब बताओ, क्यों नहीं लाए तुम उस लड़की को? पठान अपनी इज्जतें रहन रखवा देते हैं, लेकिन अपनी औरतों को एक रात के लिए भी किसी के हवाले नहीं करते। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी ज़रोली खान? वो आखिर में दहाड़े तो खिड़की के पार दरख्तों पर झूलते कई परिंदे घबराकर उड़ गए। खातून ने दहल कर ज़रोली को देखा, जो जरा सा भी असर लिए बगैर वैसे ही खड़ा था।